ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शीरीन गरग, मौलिमा GULPS मुल्लांगली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्हारी से आप तमाम तलबा व तालिबात का अपने इस ई क्लास में खैर मुकद्दम करती हूँ। आप तमाम पंजुम जमात के तलबा व तालिबात अपने साथ माहौलियाती मुतालिए की दरसी किताब ले लीजिएगा, अपनी कापी कलमों को भी उठा लीजिएगा और अपने साथ में क्या कीजिएगा, सबक नंबर 10 के रिहाइशगाह सबक का क्या करेंगे, आज हम हिस्सा दुव्वम का मुतालिया करेंगे। तो हमने पिछली अपनी क्लास में क्या किया था, हिस्सा अव्वल पढ़ा था, यानी रिहाइशगाह के तहत हमने हिस्सा अव्वल का मुतालिया किया था। तो आज तमाम आप क्या करेंगे, पंजुम जमात के तलबा व तालिबात माहौलियाती मुतालिए की किताब से सबक नंबर 10 रिहाइशगाह के हिस्से दुव्वम का आज हम क्या करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए आप सभी तैयार हैं ना, अपने साथ अपनी जो भी ज़रूरियात जो अशिया हैं साथ में रखे हुए हैं, दरसी जो भी अशिया हैं उन तमाम को साथ में रख लीजिएगा और आप क्या करें, लिखने के लिए और समझने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आज हम हिस्से दुव्वम में पढ़ेंगे जिसमें हमारी सलाहियतें होंगी इनफरादी और तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद को समझेंगे। यानी हमने पिछली अपनी क्लास में क्या किया था, इनफरादी और तबकाती रिहाइशगाह के मानी समझे थे और खुसूसियात को हमने वहाँ पे समझा था। तो आज हम क्या करेंगे, इनफरादी और तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद को समझेंगे, यानी वो क्यों बनाए जाते हैं, इसके मकासिद को आज हम समझेंगे। उसके बाद में आज दूसरा जो सलाहियत होगी हमारी, तबकाती रिहाइशगाह की सहूलियात को जानेंगे। यानी तबकाती रिहाइशगाह को अगर हम तामीर कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात होते हैं उसको क्या करेंगे, आज हम जानेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, सबक नंबर 10 रिहाइशगाह का हिस्सा दुव्वम के तहत हमारी सलाहियतें आज की हैं, इनफरादी और तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद को समझेंगे, तबकाती रिहाइशगाह की सहूलियात को जानेंगे। तो चलने से इस तक पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, पहले पिछली अपनी क्लास का यादा करेंगे, क्योंकि जब तक पिछली मालूमात को हम तक़वियत नहीं देते, आने वाली जो समझने के लिए जो मवाद है उसको हम पूरी तौर पर समझने के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पिछली मालूमात को तक़वियत देने के लिए फिर से एक मर्तबा यादा करेंगे। देखिए यादे के लिए आपके सामने, यादे के लिए पहले हमने क्या देखा, पिछली क्लास में हमने पहला जो नुक्ता देखा था, इब्तदाई दौर में इंसानी जिंदगी और गारों में इंसान का पनाह लेना। यानी इब्तदाई दौर में जब इंसान, तस्वीर में भी आपको साफ नजर आ रहा है कि जंगल में किस तरीके से रह रहा है, फिर जंगल में उसको क्या महसूस हुई, सूरज की तपिश, आंधी, बारिश और वहशी जानवरों का जब उसको डर महसूस हुआ, उनसे पनाह लेने के लिए उसने क्या किया, गारों में पनाह ली थी। आपने देखा था ना, गार वहाँ पे तस्वीर में भी आपको साफ नजर आ रहे हैं, गार कैसे होते हैं बोलकर, पत्थरों को ही उसने क्या किया था, अपने घर या रिहाइशगाह बनाई थी। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इंसानियत की इब्तदाई जो रिहाइशगाह थी वो क्या थी, गार थी। समझ में आया? तो इब्तदाई दौर में इंसानी जिंदगी और गारों का हमने पिछली क्लास में मुशाहिदा किया था। फिर आगे बढ़कर हमने क्या देखा था, जब जैसे जैसे इंसान गारों में रहता चला गया, फिर वहीं नहीं रुक सका वो, क्योंकि उसको मुस्तकिल जब उसको रहने के लिए एक जगह महसूस होने लगी, तो उसने क्या किया, तहजीब याफ्ता इंसान को घर की अशद ज़रूरत के मद्देनज़र उसने मुख्तलिफ अक़साम के घरों की तामीर करना शुरू कर दिया।
तो इंसान वैसे ही गारों में ही रहना जिंदगी भर के लिए बोलकर सोचा नहीं। उसने क्या किया, अपनी तहजीब जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे वो तरक्की याफ्ता होता चला गया, उसको घरों की अशद ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उसने क्या किया, उस अशद ज़रूरत के मद्देनज़र मुख्तलिफ अक़साम के घरों को तामीर करना शुरू कर दिया। सीखता गया, बनाता गया। जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती गई, उसने उसमें घरों में अक्सर उसने क्या किया, बहुत अनवा व अक़साम के घरों की तामीर की। जैसा कि आपने तस्वीर में देखी है, यहाँ पे पहले गार में रहता था, फिर गारों से उसने लकड़ी के घर बनाना शुरू कर दिए, फिर लकड़ी के घरों से मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए, फिर मिट्टी के घरों से उसने क्या कर दिया, आलीशान बंगलों को खड़ा कर दिया, जो उसके इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या हो जाता है, एक घर की उसे अशद ज़रूरी थी। तो उस अशद ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, घरों के नए नए अक़साम की ईजाद की। तो उसके बाद में हमने क्या देखा था, घर के अक़साम देखे थे। घर के अक़साम में हमने क्या देखा था, कच्चा घर, पक्का घर। कौन कौन से घर देखे थे हमने, कच्चा घर देखा था, पक्का घर देखा था। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है। और आप अपने घर के, आपको और एक काम भी दिया गया था, घर पर काम, हिस्सा अव्वल के तहत क्या दिया था, आपके देहात या गांव के गलियों का मुशाहिदा करके आपको क्या करने हैं, वहाँ के मौजूद घरों के अक़साम के बारे में लिखना है। यानी कच्चे घर कौन से हैं और पक्के घर कितने हैं बोलकर आपको घर पर काम दिया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने घर पर काम भी मुकम्मल किया होगा और अपने असातिज़ा से उसकी इस्लाह भी करवा लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे याद देखा, और एक नुक्ता हमारे पास है कि कच्चा घर हमने देखा, पक्का घर हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा था, तामीरी साजो सामान या अशिया। घर जब तामीर कर रहा है इंसान, गारों से लेकर, जब गार में रहता था तब भी उसको पत्थर की ज़रूरत थी ही, वो आसमान के नीचे ही सीधा नहीं रहने लगा। उसने क्या किया, गारों को घरों में तब्दील कर दिया था, अपनी रिहाइश गाह बना दी थी। तो जब से लेकर अब तक उसको तामीरी साजो सामान की अशद ज़रूरत है। तो वो तामीरी साजो सामान कौन कौन से हैं, वहाँ पे देखिए तस्वीर में। आप अपने अतराफ़ के माहौल का भी मुशाहिदा कीजिए, आपको कहीं भी अगर घर बनाते हुए या फिर तामीरी काम करता हुआ कोई नज़र आएगा तो आपको वहाँ पे अशिया साफ नज़र आएंगे कि कौन कौन से हैं। तस्वीर में देखिए, ईंट है, पत्थर हैं, सीमेंट है, लोहा है, लकड़ी है, कांच है। उसके बाद में जो भी प्लास्टिक के जो शीट्स हैं, छतों के लिए जो ज़रूरी जो कंक्रीट वगैरह है, वो तमाम क्या हैं, तामीरी साजो सामान हैं जो घरों की तामीर में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। इनके बगैर कोई घर बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि बगैर तामीरी साजो सामान के कोई घर बन नहीं सकता। तो इंसान ने क्या किया, जैसे जैसे तरक्की पाता गया, उसने क्या किया, तामीरी साजो सामान में भी उसने नए नए तामीरी साजो सामान को ईजाद करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या क्या देखा, पहले उसके गारों से सफ़र देखा, फिर उसके अक़साम क्या थे, कच्चा घर था, पक्का घर था, फिर उसमें तामीरी साजो सामान। कच्चा घर क्या था, माहौल में मौजूद जो आसानी से दस्तयाब अशिया को इस्तेमाल करना, जैसा कि घास, मिट्टी, पानी और पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करके बनाए हुए घर। और उसी तरह से पक्का घर, जो यहाँ पे तामीरी साजो सामान नज़र आ रहे हैं, पक्का घर के लिए ये तमाम साजो सामान क्या होते हैं, हमें दरकार होते हैं। तो ये क्या है, तामीरी साजो सामान। हमने पिछली क्लास में इसका मुताल्ला किया था। फिर हमने क्या देखा था, यादें में इनफरादी रिहाइश गाह देखी थी। इनफरादी रिहाइश गाह इंसान अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए क्या करता है, अपने लिए एक अच्छा और उम्दा घर की तामीर करता है। उसको इनफरादी रिहाइश गाह कहते हैं, या फिर ज़ाती मकान को भी इनफरादी रिहाइश गाह हम कह सकते हैं। अब फिर क्या देखा था हमने, तबकाती रिहाइश गाह। एक तरफ देखिए एक सिंगल घर है और दूसरी तरफ देखिए एक हमा मंजिला इमारत है। इस हमा मंजिला इमारत में क्या सिर्फ एक ही ख़ानदान रह सकता है? जी नहीं, हमने पिछली क्लास में देखा था कि तबकाती रिहाइश गाह में कई ख़ानदान एक साथ रहते हैं। तो एक साथ कई ख़ानदानों को, कसीर आबादी को महदूद जगह में मुनज़्ज़म तौर पर जोड़े रखने के लिए हमा मंजिला इमारतों की तामीर की जाती है। वही तामीरी इमारतें क्या कहलाती हैं? तबकाती रिहाइश गाह कहलाती हैं।
पिछली हमने क्लास का ये याद होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे हम क्या देखेंगे अभी, तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद, यानी तबकाती रिहाइशगाह क्यों बनाएं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों उसकी तामीर की जाती है। क्या हमारे खुद के घर मौजूद है ना, फिर हम क्यों तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद देखें। क्योंकि तबकाती रिहाइशगाह में क्या होता है, मुनफरिद ख़ानदान के लिए जिन सहूलतों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम घरों के लिए मुहैया करना। यानी एक हमारे ज़ाती मकान के लिए जो सहूलियात दरकार हैं, उन सहूलियात को एक हमा मंजिला इमारत में एक ही छत के नीचे क्या किया जाता है, उन तमाम सहूलतों को मुहैया करने के लिए ये तबकाती रिहाइशगाहों को तामीर किया जाता है। तो कौन कौन सी सहूलतें हैं, देखिए आगे आपके सामने आ रही हैं। कौन कौन सी सहूलतें हैं, कौन सी सहूलतें हम हमारे घरों को जब तामीर करना चाहते हैं, या फिर एक घर हमारे लिए ऐसा होना, तो उसमें कौन सी सहूलियात हमें चाहिए। जैसा कि सड़कें हो, नक्लो हमल की सहूलत हो, बिजली हो, पानी की सरबराही हो, कूड़ा ठिकाने लगाने के मुनज़्ज़म तरीक़ों को अपनाना। यानी मुनफरिद ख़ानदानों के लिए जो सहूलतें दरकार होती हैं उनको क्या करें, तमाम मकानों के लिए मुहैया कराना। तो कौन सी सहूलतें आपको तस्वीर में नज़र आ रही हैं, सड़कें नज़र आ रही हैं, नक्लो हमल, अगर सड़कें साफ़ रहेंगी तो नक्लो हमल की सहूलत हमें अच्छे से मुहैया होगी। बिजली अगर घर रिहाइशगाह में अगर बिजली ना होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी हमें रहने के लिए माकूल इंतज़ाम नहीं होगा। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत। अब पानी बुनियादी ज़रूरत है तो अगर रिहाइशगाह में पानी की सरबराही मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही तो हम उसको एक अच्छा घर कह सकते हैं? जी नहीं। तबकाती रिहाइशगाहों का मकसद ही यही है कि सड़कें अच्छी हों, बिजली अच्छी हो, पानी की सरबराही अच्छी हो और कूड़ा ठिकाने लगाने का मुनज़्ज़म तरीका भी हो। वहाँ पे कूड़ा ठिकाने लगाने का यानी आपने देखा होगा गलियों वगैरह में, देहातों में, वहाँ पे क्या होता है, कूड़ा कहीं भी फेंका हुआ नज़र आता है। उसके बरक्स जब अपार्टमेंट्स के हम सामने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी कूड़ा फेंका हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कूड़े को ठिकाने लगाने का मुनज़्ज़म तरीका अपनाया गया होता है, क्योंकि वो तबकाती रिहाइशगाहें होती हैं। तो तबकाती रिहाइशगाहों में आपने तस्वीर में भी देख लिया कि कौन कौन सी सहूलतें होती हैं। नक्लो हमल की अच्छी सहूलत होती है, सड़कें अच्छी होती हैं, अपार्टमेंट्स के सामने बिजली अच्छी होती है, पानी की बिल्कुल मुनासिब सरबराही होती है और कूड़े को ठिकाने लगाने का भी मुनज़्ज़म वहाँ पे तरीका होता है। आपको वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि पानी का भी साफ सरबराही की जा रही है। तो उसके बाद में क्या है, और अवामी सहूलत के लिए पार्क, अस्पताल वगैरह बनवाना। यानी जब ये तबकाती रिहाइशगाहें बनाई जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो, बच्चों के लिए, बच्चों को खुशी महसूस होने के लिए या फिर बच्चों की खेल कूद के लिए और बूढ़े लोगों के लिए अपनी तबीयत के सुधार के लिए पार्क वगैरह में घूमने की जब ख्वाहिश होती है तो तबकाती जो रिहाइशगाहें हैं वहाँ पे क्या होता है, माकूल पार्क और अस्पताल ज़रूर होते हैं। ये क्या है, वहाँ का मकसद ही यही है कि अवाम की सहूलत पार्क और अस्पताल को बनवाना। देखिए वहाँ पे अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, अपार्टमेंट्स के सामने आपको ये भी नज़र आ रहा है, पार्क भी नज़र आ रहा है। तस्वीर में साफ देख लीजिए आप, पार्क आपको नज़र आ रहा है, हरे हरे जो नज़र आ रहे हैं पूरे, वो क्या है, पार्क्स हैं। और जो बड़ी हमा मंजिला जो इमारतें हैं वो क्या हैं, हमारे तबकाती रिहाइशगाहें हैं। ये आपको गलियों में नज़र आते हैं, देहातों में नज़र आते हैं। कभी आपने मुआयना किया हुआ है, फ़र्क जाना है कि अपार्टमेंट्स के सामने ही क्यों ये सब पार्क नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तबकाती रिहाइशगाहों का मकसद ही यही है कि अवाम की सहूलत पार्क और अस्पताल को वहाँ पे बनवाएं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अवाम तबकाती जो रिहाइशगाह है वहाँ पे नीचे देखिए वहाँ पे अस्पताल भी बना हुआ है, ताकि अवाम के लिए जो रिहाइश गाँव में रहने वाले मकीन हैं उनके लिए क्या हो, वहाँ पे अस्पताल की भी दूरी ना हो, बल्कि अस्पताल भी उन्हें वहीं पे मुहैया हो सके। तो देखा आपने कौन कौन से थे, पहला बिजली, सड़कें, पानी, कूड़ा वगैरह की भी मुनज़्ज़म तरीका हो। उसके बाद अवामी सहूलत के लिए पार्क और अस्पताल वगैरह
बनवाए जाएं। तो ये क्या है, इसके तबकाती रिहाइशगाह के मकासिद हैं। अब और उसके अलावा क्या है, तबकाती रिहाइशगाह को इलाकाई शाहराहों से जोड़ना, यानी अगर तबकाती रिहाइशगाह के सामने से सड़क जा रही है तो उस रिहाइश के सामने की सड़क को क्या करें, इलाकाई शाहराहों से जोड़ें, ताकि नक्ल व हमल में कोई भी परेशानी मुहैया ना हो सके, वहाँ पे कोई भी परेशानी उन्हें ना आ सके। तो यही सोचकर तबकाती रिहाइशगाह को तामीर किया जाता है। शहरों में हाउसिंग बोर्ड्स बोलकर रहते हैं, वो हाउसिंग बोर्ड्स क्या करते हैं, तबकाती रिहाइशगाहों को जो भी मुनासिब, जो भी ज़रूरियात हैं उनको क्या करती हैं, वो सहूलियात मुहैया करके एक अच्छे हमा मंजिला जो रहती है उन इमारतों की वहाँ पे वो तामीर करते ही हैं। यानी शहरों में हाउसिंग बोर्ड्स रहते ही हैं, वो हाउसिंग बोर्ड्स के ज़रिए से तबकाती रिहाइश गाहों को सहूलियात मुहैया करके एक मुनज़्ज़म तरीके पर बिजली, पानी और क्या है, सड़कें और उसके बाद कूड़े का मुनज़्ज़म तरीका वहाँ पे क्या किया जाता है, एक बुनियादी तौर पर वहाँ पे सहूलतों को फराहम करके तमाम कई सारे रिहाइश गाहों को एक ही हमा मंजिल इमारत में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये क्या है, तबकाती रिहाइश गाहों की क्या थी, वो मकासिद थे। अब चलिए तबकाती रिहाइश गाहों में मुहैया की जाने वाली सहूलियात कौन कौन सी सहूलियात हैं। पहले वहाँ पे मकसद में यही था कि जो मुनफरिद ख़ानदानों के लिए जो ज़रूरी जो सहूलियात हैं वो तमाम मकानों के लिए क्या करें, पहुँचाएँ। क्या हैं वो, कौन कौन से हैं वो सहूलियात, देखिए यहाँ पे तस्वीर में देखिए, तस्वीर में एक तरफ आपको क्या हो रहा है, तबकाती रिहाइशगाह नज़र आ रही है और दूसरे तरफ आप क्या करेंगे, हमें सहूलियात देखेंगे। पहले है नक्लो हमल की सहूलत। नक्लो हमल की सहूलत में क्या होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, बिजली के खंभे होना चाहिए। यानी जब सड़कों पर बिजली के खंभे होंगे तो ही नक्लो हमल क्या होगी, आसान होगी। रात के वक्त में सफ़र करने वालों के लिए नक्लो हमल के लिए बिजली के खंभे तबकाती रिहाइश गाहों के सामने होना ज़रूरी है। और तबकाती रिहाइश गाहों के सड़कों को शाहराहों से जोड़ना है तो सड़कें क्या हों, पक्की हों और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की भी सहूलत होनी चाहिए। यही वजह है कि जो भी तबकाती रिहाइश गाहें होती हैं वहाँ पे नीचे क्या जो भी वहाँ पे जो जगह मुहैया की जाती है वहाँ पे गाड़ियों को खड़ी करने के लिए ही जगह मख्तस की जाती है। उसके अलावा नक्लो हमल में हिफाजत, यानी गाड़ियों को इधर उधर घुमाने के अलावा एक उसके मखसूस जगह पर रुकाने का वहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। तो तबकाती रिहाइश गाहों में नक्लो हमल की सहूलियात में बिजली के खंभे हों, सड़कें हों, गाड़ियाँ हों, गाड़ियों को खड़े करने की सहूलियात हों और हिफाजती वहाँ पे तदाबीर भी मुहैया किए जाएं। तो चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम तबकाती रिहाइश गाह की अगली सहूलियात जो कि सकाफत और दिलचस्पी। सकाफत और दिलचस्पी में हमने देखा था कि पार्क का इंतज़ाम किया जाता है, तबकाती हॉल होते हैं, फिल्म थिएटर होते हैं, उसके बाद ड्रामा थिएटर वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिससे रिहाइश गाहों में मकीन लोगों के लिए क्या होता है, सकाफत और दिलचस्पी का मरकज़ बने होते हैं ये तबकाती रिहाइश गाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए यहाँ पे है जिंदगी की ज़रूरतें। जिंदगी की ज़रूरतें कौन सी हैं? ऐसी सहूलियात जो जिंदगी की ज़रूरत के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी सहूलियात जो तबकाती रिहाइश गाहों में हमें दस्तयाब होती हैं कौन सी हैं? पानी की सरबराही, चूँकि हमने पढ़ा था कि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि तबकाती रिहाइश गाहों के मकासिद में ज़रूरी सहूलतें यानी पानी, सड़कें, बिजली वगैरह को मुनज़्ज़म तरीक़ों में क्या करें, एक हमा मंजिला इमारत में तरतीब दें। तो वही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ज़िंदगी की ज़रूरतों में पहला क्या है, पानी की सरबराही। तो तबकाती रिहाइश गाहों में क्या होता है, सहूलतों में पानी की सरबराही बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से की जाती है। उसके अलावा तरकारियों के दुकान, तरकारियों के दुकान यानी यहाँ पे आप अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं ना आपको तस्वीर में, उन अपार्टमेंट्स में क्या होता है, उसी के इर्द गिर्द तरकारियों के दुकान भी मौजूद होते हैं, जहाँ पे ये तमाम जो तबकाती रिहाइश गाह यानी अपार्टमेंट हमा मंजिला जो मंजिल नजर आ रही है, इनमें रहने वाले तमाम खानदानों वाले क्या करते हैं,
उसी तरकारी के दुकान से क्या करते हैं, अपनी जरूरी तरकारी वगैरह को खरीदने का काम यहीं से अंजाम देते हैं। उसके बाद में है अशियाए खुर्दनी की दुकान, यानी जो जिंदगी की जरूरत के लिए जो हमें अशिया चाहिए उनकी दुकान भी क्या होती है, उसी अपार्टमेंट के इर्द गिर्द बनाई जाती है, जो जिंदगी की जरूरतों में शुमार किया जाता है। उसके बाद में है बिजली। हमारे लिए क्या है, बिजली आजकल बहुत ही जरूरी है, यानी मोबाइल को रिचार्ज करने से लेकर हमारी पढ़ाई करने के दौर तक के लिए क्या चाहिए, हमें बिजली सख्त जरूरत है। तो इस बिजली की माकूल फरावानी क्या होती है, तबकाती रिहाइश गांवों में एक बहुत बड़ी सहूलत के तौर पर फराहम की जाती है। उसके बाद है कूड़े की निकासी। ये कूड़े की निकासी क्या है, वहां पे हमने पढ़ा था कि कूड़े को ठिकाने लगाने का एक मुनज्जम तरीका होता है। तो इन तस्वीर में नजर आने वाले हमा मंजिला जो आपको ये तबकाती रिहाइश गाहें यानी अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें कूड़े की निकासी के क्या रहते हैं, माकूल इंतजाम किया होता है, यानी कि इसको इस इमारत की तामीर के दौरान ही यहाँ पे कूड़े वगैरह की निकासी के लिए नालियों वगैरह का इंतजाम किया जाता है। तो ये तमाम जो जिंदगी की जरूरतें हैं, इन तमाम सहूलतों को क्या किया जाता है, तबकाती रिहाइश गांवों में फराहम किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सफाई और सेहत। सफाई और सेहत के बाद में इसमें क्या आता है, बैतुल खला का इंतजाम होता है, सेहत के मरकज होते हैं, खेल का मैदान होता है, वर्जिश का मरकज होता है, जमीन दोज निकासी होते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं। बैतुल खला का भी इंतजाम यहाँ पे अच्छे तरीके से होता है। सेहत के मराकिज यानी अस्पताल वहीं पे कायम किए जाते हैं तबकाती रिहाइश गांवों के करीब में। खेल के मैदान होते हैं बच्चों के लिए, वर्जिश के भी मैदान वहां पे मौजूद होते हैं। उसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे आपके लिए एक सरगर्मी है, जोड़ लगाओ। यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक तरफ तस्वीर दिए गए हैं, उसके बाद में सामने उसकी क्या की गई है, सहूलत का नाम दिया गया है। यानी पानी की पहली तस्वीर, यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए पहले आप तीनों भी तस्वीर को। उसके बाद सामने जो सहूलतों के नाम दिए गए हैं, पानी की सरबराही है, कूड़े की निकासी है, बिजली की सहूलत है। तो आप क्या करेंगे, अभी से अपनी पिछली जो मालूमात है, जो हम इससे पहले सहूलतों को देखे हैं, उन सहूलियात की बिना पर क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ लगाएंगे। चलिए आप क्या करें, जोड़ लगाइएगा। यहाँ पे करते हैं हम। तो पहले देखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्या किया, बिजली जो थी वहां पे आपने बिजली को माकूल उसकी जो सहूलत है उससे जोड़ लगाया तस्वीर से। दूसरा है यहाँ पे पानी की सरबराही, यानी जो सहूलत हमें तबकाती रिहाइश गांव में मुहैया होती है वो क्या है, यहाँ पे आपने जोड़ के जरिए जाहिर किया है। उसके बाद कूड़े की निकासी, यानी माकूल कूड़े के इंतजाम को यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से आपने ये जोड़ लगाकर क्या किया है, अपनी मालूमात को बेहतरीन अंदाज में जांचा है। चलिए अब आगे की सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। आगे की सरगर्मी आपके लिए खाली जगह को पुर करने के लिए दी गई है। आपको नीचे क्या किया गया है, ब्रैकेट में आपके जवाबात भी हैं, आपको मुनासिब जवाबात का इंतखाब करना है। पहले की मैं खाली जगह पढ़ती हूँ। तबकाती रिहाइश गाह में बहुत सारे डैश साथ साथ रहते हैं। दूसरा है तबकाती रिहाइश गाह अक्सर डैश होती हैं। तीसरा है तबकाती रिहाइश गाहों को इलाकाई डैश से जोड़ा जाता है। चौथा है अवामी सहूलियात के लिए तबकाती रिहाइश गाह में डैश बनवाए जाते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा ब्रैकेट में। अस्पताल है, शहराओं है, खानदान है, हमा मंजिला है। आप इन जवाबात में से मुनासिब जवाब को खाली जगह में पुर कीजिए। चलिए देखेंगे जवाबात। चलिए हाँ जवाबात, पहला जवाब देखिए, तबकाती रिहाइश गाह में बहुत सारे खानदान साथ साथ रहते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने खाली जगह को पुर किया। दूसरा देखिए, तबकाती रिहाइश गाह अक्सर हमा मंजिला होते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि अक्सर हमा मंजिला इमारतों को कसीर आबादी में महदूद जगह में जो तामीर किया जाता है वही तबकाती रिहाइश गाह है।
تو آپ کو یہاں پہ صاف اچھی طریقے سے آپ نے کیا کیا, جواب کو خالی جگہ میں پر کیا. تیسرا دیکھیے ابھی خالی جگہ, طبقاتی رہائش گاہوں کو علاقائی شاہراہوں سے جوڑا جاتا ہے. یعنی نقل و حمل میں سہولت ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں, طبقاتی رہائش گاہوں کو علاقائی شاہراہوں سے جوڑا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے بہت اچھے سے خالی جگہ کو پر کیا ہے. اب آگے بڑھیے چوتھے اس کے ساتھ, عوامی سہولیات کے لیے طبقاتی رہائش گاہ میں اسپتال بنائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ صحت کے مراکز ہوتے ہیں, تو وہی صحت کے مراکز کیا ہیں, یہاں پہ اسپتال ہیں جو عوامی سہولیات کے لیے طبقاتی رہائش گاہ میں اسپتال بنوائے جاتے ہیں. تو آپ نے بہترین انداز میں کیا کیا ہے, خالی جگہ کو پر کر کے اپنے جوابات کی تصدیق کی ہے. چلیے اب آگے بڑھیں گے ہم. آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پر گھر پر کام نظر آ رہا ہے آپ کو. کاپی لیجئے, قلم اٹھا لیجئے اور آپ کیا کیجئے, آج جو گھر پر کام دیا جا رہا ہے اس کو تحریر کر لیجئے اچھے سے. ایک بار میں اور آرام سے آسان سے پڑھوں گی, آپ اس کو سن لیجئے گا اور پھر اس کو تحریر کر لیجئے گا. تو چلیے, کیا ہے گھر پر کام, اپنے اطراف کے ماحول میں موجود طبقاتی رہائش گاہ کا معائنہ کیجئے اور وہاں پائی جانے والی سہولیات کی فہرست تیار کیجئے. یعنی اپنے اطراف کے ماحول میں موجود طبقاتی رہائش گاہ کا معائنہ کیجئے اور وہاں جا کر وہاں جو موجود سہولیات ہیں, جن سہولیات کو ہم نے اب تک پڑھا ہے, کیا وہ سہولیات وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ اسپتال ہیں, وہاں پہ پارک موجود ہیں, یا پھر وہاں پہ بجلی موجود ہے, پانی کی سربراہی موجود ہے, یا پھر وہاں پہ ثقافت کے لیے مراکز موجود ہیں, طبقاتی ہال موجود ہے, اور کون کون سے ایسے کھیل کے میدان موجود ہیں, یا پھر ترکاریوں کے دکان وہاں پہ موجود ہیں, یا پھر وہاں پہ خوردنی اشیاء کے دکان موجود ہیں, کوڑے کی نکاسی وغیرہ کے لیے بہتر انتظام ہے یا نہیں ہے. ان تمام کی آپ کیا کریں, ایک اچھے انداز میں فہرست تیار کیجئے گا اور اس کی اصلاح کا آپ کیا کیجئے, اپنے اساتذہ سے کروا لیجئے. آج ہم نے اب تک ہم نے کیا کیا, ہمارے طبقاتی رہائش گاہ اور انفرادی رہائش گاہ کے تحت ہم نے مقاصد دیکھے اور سہولیات دیکھی. ان تمام کو آپ کیا کیجئے, اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور اپنے مواد کو اچھے سے یاد رکھ لیجئے گا. اب آپ آگے کے دیکھیے یہاں پہ, ہم کیا کریں گے, ہماری آنے والی کلاس میں, اگلی کلاس میں کیا کریں گے, حصہ سوم کا کیا کریں گے, مطالعہ کریں گے. یعنی سبق نمبر 10 رہائش گاہ کا حصہ سوم کا مطالعہ کریں گے, جس کے لیے آپ کو پھر سے اعادے کے لیے کیا ہونا پڑے گا, ان تمام مواد کا, ان تمام نکات کا آپ کو ذہن نشین ہونا بے حد ضروری ہے. تو آج کی ہماری کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید معلومات حاصل کریں گے. تب تک صاف رہیے, صحت مند رہیے اور اپنی اطراف میں صفائی بنائے رکھیے. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.